कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर माना जाता है। तो हम लोगों ने जब टेक्सटाइल को अपनाया तो धीरे धीरे लगा कि हमें कहीं ना कहीं अगर गांव को छूना है तो गांव को छूने के लिए, गांव के लोगों के मन तक पहुंचने के लिए, सबको इन्वॉल्व करने के लिए, पूरे गांव को रोजगार युक्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं खेतों को, कृषि को, जीव को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी विचारधारा के चलते, इसी विचारधारा को लेके हमने 2-3 नई चीज़ें और शुरू करी इसी प्रांगण में, जिसमें पहला है एमिनो एसिड का प्रोडक्शन। एमिनो एसिड में हमने गोमूत्र और मानव केश, ह्यूमन हेयर को भी इस्तेमाल करके एमिनो एसिड बनाने का, इसका आज ही उद्घाटन हुआ है। हम अभी उस यूनिट को भी देखेंगे, हम अपने उन साइंटिस्ट से भी मिलेंगे जिन्होंने इस नवाचार को हमारे सामने रखा, और हमने उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जिससे वो यहाँ पे आके ये भी माना जा रहा है कि देश की ये भी पहली यूनिट है ऐसी जहाँ पे गोमूत्र और ह्यूमन हेयर्स का इस्तेमाल करके एमिनो एसिड बनाया जा रहा है, और गोबर का इस्तेमाल करके जीवाणु उर्वरक बायो कंपोस्ट बनाया जा रहा है। ये वो यूनिट है जिसका आज उद्घाटन हुआ है, और ये हमारे डॉक्टर माननीय यादव जी हैं, ये एमगिरी से हैं, वर्धा से, और ये अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि जो इनकी पूरी विचारधारा थी, जो इन्हीं के दिमाग के ऊपर है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, जिससे पूरे खंडवावासी लाभान्वित होंगे। तो अब ये आपको बताएंगे कि ये है क्या पूरा प्रोजेक्ट। मैं महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण से धर्मराज यादव, उप निदेशक जैव प्रसंस्करण जड़ी बूटी विभाग में कार्यरत हूँ। ये इतनी सारी चीज़ें जो है ना देश में बेकार जा रही हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि ये जो बाल है और काऊ यूरिन, जो कि रफली जो है ना 15 से 20 लाख मीट्रिक टन अवेलेबल है, तो उसके लिए हम लोगों ने पिछले 3 साल से इस पर प्रयास किया और उसको जो है हमने पेटेंट करवाया। अभी ये जो है ना स्थिति आ गई है कि ये 100 लीटर के स्केल पर यहाँ पर आज जो है ना इस यूनिट का उद्घाटन हुआ है, और इसमें जो है ना करीब 4 रिएक्टर हमने लगाए हैं जो 400 लीटर पर डे का प्रोडक्शन देगा। तो ये रिएक्टर में एक रिएक्टर में करीब 50 लीटर जो है ना गोमूत्र जाएगा, उत्प्रेरक जाएगा 50 लीटर, उसमें 15 किलो बाल जाएगा। अगर बाल उपलब्ध नहीं है तो मुर्गियों के पंखे डाल सकते हैं या दूसरे कैराटिनियस प्रोटीन्स उसमें डाल सकते हैं, और ये रिएक्शन 5 घंटे का रहेगा। 5 घंटे रिएक्शन होने के बाद जो है ना ये मटेरियल ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद इसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद जो है ना इसका फार्मूलेशन होगा। फार्मूलेशन होने के बाद फिर जो है इसको लेबलिंग और पैकिंग होने के बाद ये मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और इससे जो है ना प्रोडक्टिविटी, चाहे वो हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो या फ्लोरिकल्चर हो, 15 से 25% के बीच में बढ़ती है। और ये प्रोडक्ट जो है इंडिया में पहली बार बन रहा है। इस प्रोजेक्ट के शिल्पकार अगर श्री कर्मराज जी हैं, तो इसके जो मूर्तिकार हैं वो डॉक्टर संजय जी हैं। इन्होंने ही इस साथ में रिसर्च करके इन मशीनों को जो मूर्त रूप है वो डॉक्टर संजय जी ने दिया है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि अभी इसको आप कितना स्केल अप कर सकते, कितना स्केलेबल है ये मॉडल। देखिए, माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का सपना है ये, और टेक्निकल असिस्टेंट डॉक्टर यादव की रही है। हम तो बस एक शिल्पकार ही कहें आप, इतना ही है। और हमने तो उनके सपनों को एक ये रूप दिया है। हमारी इच्छा है कि इसको जितने बड़े स्केल पे मंत्री जी करेंगे, और जैसे जैसे उनका सपना है कि इसको बड़े लार्ज स्केल पे करना है उन्होंने, और हज़ारों यूनिट लगा के किसानों को फ़ायदा देना है, उन लोगों को फ़ायदा देना है, रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने हैं। तो इसमें हम उनके लिए बिल्कुल तत्पर उनके साथ तैयार खड़े हैं। हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर काफ़ी केमिकल ओरिएंटेड दिखने में लग रहा है, ये थोड़ा सा फॉरेन एलिमेंट लग सकता है रूरल सेटअप के लिए, लेकिन गांव के लोग जिन चीज़ों से हमेशा से ही जानते पहचानते रहे हैं वो है बायोगैस। बायोगैस भी काफ़ी पहले से गांव में रहा है, और आप देख सकते हैं एक आधुनिक बायोगैस संयंत्र यहाँ पे सिंटेक्स के संयोजन से लगाया गया है। उसके साथ ही श्री मुदगल जी ने यहाँ पे एक बायो कंपोस्ट का सेटअप इधर लगवाया है। इसको भी आज ही प्रिपेयर कराया गया है।
कि ये एक बायो कंपोस्ट बनाने का एक यूनिक मेथड है। इसमें थोड़ा इधर चलते रहते हैं। नॉर्मली जो अभी मेथड यूज़ हो रहे हैं ना, उनमें गोबर को गड्ढे में डाल के जी सड़ने की प्रक्रिया करते हैं। हाँ, इसमें कोई गड्ढा नहीं बनाया गया, कोई मैंने गड्ढा ध्यान नहीं दिया। तो इस एक यूनिट में जी टोटल 20 क्विंटल मटेरियल हम एक बार में डालते हैं। इसमें लगभग 15 क्विंटल तो इसमें काउडंग है, गाय का गोबर है, गाय भैंस के भी गोबर हो सकता है। जी तो इसमें 15 क्विंटल गाय का गोबर, जी और उसके बाद उसमें हमें मिलाना पड़ता है 1.5 से 2 क्विंटल हरा चारा। ठीक है। हरे चारे से मतलब इसका CN रेशो बरकरार रखने के लिए। जी। वो हरा चारा कुछ भी हो सकता है, वो भी बहुत आराम से गांव में मिल गाँव में जाता मिल जाता है। ठीक है। सहजन मिल जाए तो बहुत अच्छा, अच्छा, सहजन भी हरा? हरे ठीक- पत्ता। ठीक है। और या कोई भी मिले। नीम इसमें हमें नहीं डालना है, और यूकलिप्टस नहीं डालना है, ठीक है सर। वो जीवाणुओं पे असर करेगा। जी उसके बाद इसमें हमें मिलाना होता है लगभग 1.5 से 2 क्विंटल रॉक फास्फेट, ताकि इसकी फास्फोरस की मात्रा भी इसमें बढ़ जाए। जी और रॉक फास्फेट मिलाने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिससे इसकी गुणवत्ता बढ़ती है, जैसे कि फ्लाई ऐश है, जी कोल ऐश मिल जाती है, कहीं जी। प्रेस मड मिल जाता है, जी तो वो इसमें मिला सकते हैं। जी और पूरा मिलाने के बाद जी इसमें मॉइस्चर करते हैं, थोड़ा पानी डाल के और मिक्स करके इस तरह से इसको गोबर से लीप दिया जाता जी। है। जैसे अभी ये गोबर से लिपा हुआ है, अभी ताज़ा है, 2-3 दिन में मैंने सूख देखा है सर, गांव में ऐसे ही लोग अपने घरों को या दीवारों को लीपते रहते आए, तो ये कोई बहुत टफ नहीं है उनके लिए। बिल्कुल सिंपल है। जी जैसे महिलाएं घर में लीपती हैं, उसी तरह से हमने इसको लीप दिया। जी अब 20 दिन हमें केवल इंतजार करना है इसका। 20 दिन बाद जी। इसमें एक बांस लेके 5, 6, 7 बड़े-बड़े इसमें होल छिद्र करेंगे इसमें बांस आगे से। जी और एक हमने किट तैयार की है, जीवाणु किट है, जी जो 2 किट है, किट A और एक B। जी वो जीवाणु होल्स में हम इसमें डाल देंगे, और फिर हम 27वें दिन जी। इसको खोल देंगे, अच्छा ओपन कर देंगे इसको पूरा, जी। और जो किट B है वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमारी 30वें दिन ये खाद तैयार हो जाएगी। जी ये खाद यूरिया और DAP जी से भी अच्छे परिणाम देगी। तो एक किसान को गोबर और यूरिन बेचकर लगभग 50,000 रुपए की आमदनी जी हो सकती है। जी तो जो किसान ये काम नहीं कर रहा है, केवल गोबर बेच रहा है, उसे भी 50,000 रुपये मिले। जी फिर जो किसान या एंटरप्रेन्योर इस खाद को बना रहा जी। है और बेच रहा है, उसको अपना लाभ होगा। जी। और जब किसान इसको यूज करेगा तो आधे पैसों में उसको 20% अधिक फसल मिलेगी, और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं कि हमने किस तरह से कपास को सोर्स करके, स्लाइवर को सोर्स करके धागे को बनाया, फिर धागे को लेके कपड़ा बनाया, कपड़े को लेके हमने गारमेंट्स बनाए, उसमें फैशन एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किया, और फिर कहीं ना कहीं किसानों को ऐड करके हमने अमीनो एसिड को बनाने का जो निश्चय किया है, और जो उर्वरक, जैविक उर्वरक को जो बनाने का निश्चय किया है। इन सब चीज़ों को अगर ये चीज़ें अपने तरीके से चलीं और सही से आगे बढ़ीं, इन अपनी कैपेसिटी पे जिस तरह से हमने देखा, तो ये जहाँ तक मुझे लगता है कि हर गांव को अपने में ही सस्टेनेबल करने का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। अभी हम लोग चलते हैं माननीय विजय पांडे जी से मिलने के लिए, जिन्होंने जो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार भी हैं और शिल्पकार भी हैं। माननीय मंत्री जी ने जब इनको इस सोलर चरखा के बारे में जब पहली बार बताया था, तभी से इन्होंने ठान लिया कि अब सोलर चरखे को ये आर्थिक आज़ादी का सबसे बड़ा माध्यम बना के रहेंगे। एक आदर्श ग्राम कैसे हर घर रोजगार युक्त हो, उसका एक उदाहरण ये बनेगा और बन रहा है। तो यहाँ पे कुल अभी 840 लोगों को जो है चरखा मिल चुका है। 34 लोग जो है इस पूरे कार्यक्षेत्र में काम कर रहे हैं, कार्यशाला में काम कर रहे हैं। इसमें 100 लोग प्रतिदिन ट्रेनिंग ले रहे हैं। 200 महिलाएं बड़े लूम और टेलरिंग सीख रही हैं। तो इस तरह से पूरा रोजगार का युक्त कार्यक्रम चल रहा है, और जल्द से जल्द ये जो है